कल परसों मैंने कहीं किसी क्लास में थोड़ा बहुत हल्का फुल्का मोटिवेट किया, हालांकि करता नहीं हूं मैं, तो उसको वो बात बहुत पसंद आ गई। आर्मी में 13 साल की नौकरी हो चुकी है ना, 4 साल और बचे हैं। तो वो मिलने आया खुद भीलवाड़ा से, और सुबह 12 बजे से वेट कर रहा है वो कि सर कहाँ मिलेंगे। तो मैंने पूछा, मैंने कहा कि भाई तू जीएल सर से मिल लेता, बाकी सर लोगों से मिल लेता। बोले सर मैं किसी को जानता ही नहीं रॉयल में। मैंने कहा फिर तू मेरा स्टूडेंट कैसे हुआ? बोले मेरा दोस्त आपकी क्लास देखता है, मैं भी देखता हूँ, और अब मैं सुपरवाइजर बनना चाहता हूँ। हाँ, मैंने कहा बढ़िया नौकरी कर रहा मिलिट्री में। बोले सर मैं तो मोटिवेट हो गया हूँ, आप वापस डिमोटिवेट कर रहे हो। मैंने कहा चल कर ले। तो जिन लोगों के अंदर कुछ पाने की चाहत रहती है ना, वो कुछ भी कर जाए, वो खाली बस में बैठ के मिलने जाए, ये पूछने कि मैं करूँ कि नहीं तैयारी। और मैंने उसको 3-4 बार मना करा, पर वो चाहता था कि मैं हाँ बोलूँ, वो जबरदस्ती हाँ बुलवा के गया। मैंने कहा सर से तो मिल ले। बोले मैं जानता नहीं हूँ सर। मैंने कहा मिल ले, जान जाएगा। और ये तुम हो, तुम्हारे मैं इधर से धक्के दे दे पढ़ा रहा हूँ। सर बस, सर टाइम हो गया। क्या रे यार। चलो सिंचाई पढ़ रहे थे, सिंचाई में कहां तक पढ़ा? अब धावन जल पढ़ लिया क्या? मृदाम जल की गतियां पढ़ ली? बताओ कितनी गतियां होती है? पहली गति का नाम क्या है? मृदा में जल का प्रवेश क्या कहलाता है? इनफिल्ट्रेशन का मापन किससे करते हैं? सबसे ज्यादा इनफिल्ट्रेशन किन मृदाओं में होता है? दूसरा क्या है? परकोलेशन। परकोलेशन में जल की हानि होती है ना, मृदा की विभिन्न परतों से गुरुत्वाकर्षण के कारण जल का सीधे नीचे की ओर जड़ क्षेत्र से बाहर चले जाना क्या कहलाता है? परकोलेशन। तीसरा होता है रिसाव या सीपेज। ये कहां से होता है? जहां भी दीवार शब्द है वहां से क्या होगा? अपने घर में भी अगर पानी आ रहा है पड़ोसी के घर में से, तो वो क्या है? सीपेज है ना, दीवार के आर पार पानी का निकल जाना। फिर चौथा अपने पढ़ा लीचिंग या निक्षालन। इसमें पानी के साथ साथ पोषक तत्व या खनिज लवणों की हानि भी होती है। और अगला रन ऑफ यानी अवधावन जल, दौड़ता हुआ पानी, बहता हुआ पानी। तो जितना भी पानी आपको नदियों में, नालों में, नालियों में दिखाई दे रहा है, ये सब क्या है? रन ऑफ है, अवधावन है। जब भी हम सतही सिंचाई की विधियों का प्रयोग करते हैं, पानी का क्या होता है? रन ऑफ होता है, पानी बहता है। जबकि अगर अपन फवारा सिंचाई या बूंद बूंद सिंचाई का प्रयोग करते हैं, तो पानी बहता है क्या? खेत में पानी बहता है क्या? पाइप में तो बहेगा, पर खेत में नहीं बहेगा। चलो वेरी गुड, तुम इतना इंटेलिजेंट बचपन से हो गए, ट्रेनिंग ले रखी। हाँ। अब थोड़ा कठिन पढ़ा दूंगा, है? नहीं पढ़ाऊं? अच्छा मुझे एक बात बताओ, जैसे किशन सर ने भी पढ़ा दिया तुमको थोड़ा थोड़ा, उन्होंने क्षेत्र क्षमता पढ़ाया क्या? है? अधिकतम क्षेत्र क्षमता, मुरझान बिंदु, स्थायी मुरझान, अल्टीमेट विल्टिंग पॉइंट, उपलब्ध जल। आधा पढ़ाया आधा नहीं पढ़ाया, तुम कहना क्या चाहते हो पहले मुझे बताओ। अरे यार तुम बहुत खतरनाक आदमी हो। तो देखो, एक स्थिति वो रहती है जब पूरा खेत खाली रहता है। कैसा रहता है बेटा? पूरी तरह से खाली। उसके सभी रंध्रावकाशों में पानी नहीं होता है, केशीय रंध्र भी खाली है और अकेशीय रंध्र भी खाली है। फिर किसान सिंचाई कर देता है, और किसान अगर सिंचाई नहीं करता तो भगवान वर्षा करवा देता है। अब जब भी किसान सिंचाई करेगा तो वो तो भरपूर पानी देगा, एक बार मिट्टी को तर कर देता है, संतृप्त मृदा कर देता है, 100% रंध्रावकाशों में पानी भर देता है, मृदा को जलमग्न कर देता है। इस स्थिति को कहते हैं अधिकतम क्षेत्र क्षमता। क्या कहते हैं? अब गुरुत्वाकर्षण के कारण जो बड़े बड़े रंध्र है, उनका पानी धीरे 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 नीचे निकल जाए। रेतीली मृदाओं में तेजी से, और चिकनी मृदा में धीरे धीरे। पर सिंचाई के 2 से 3 दिन बाद जो बड़े रंध्र है उनका पानी बाहर चले जाता है, और जो छोटे रंध्र है, जिनको हमने क्या नाम दिया बेटा? केशीय रंध्र या सूक्ष्म रंध्र, केवल उन्हीं रंध्रों में पानी बचता है। इस स्थिति को हम फील्ड कैपेसिटी या क्षेत्र क्षमता कहते हैं। वो स्थिति जब परकोलेशन बंद हो जाता है। क्या बंद हो जाता है? परकोलेशन में एक्स्ट्रा पानी बहता है, परकोलेशन खत्म हो गया। अब जो सूक्ष्म रंध्र है उनके अंदर पानी रुका हुआ है, जो वृहद रंध्र है उनके अंदर मृदा वायु ने प्रवेश कर लिया है। मृदा में जल और वायु का अनुपात 1:1, 50% पानी 50% हवा। ये पादप वृद्धि के लिए सर्वोत्तम दशा। फिर पौधे पानी खींचना शुरू करते हैं। कहां से करते हैं? क्षेत्र। पानी खींचते हैं, उड़ा देते हैं, फिर खींचते हैं। अपने द्वारा अवशोषित जल का 99% पानी उड़ा देते हैं। पर जितना खींचते हैं उसको कहते हैं अवशोषण की दर। क्या कहते हैं? जितना उड़ा देते हैं उसको कहते हैं वाष्पोत्सर्जन की दर। अगर अवशोषण ज्यादा हो रहा है और वाष्पोत्सर्जन कम हो रहा है तो वृद्धि होगी, वो पानी पौधे की कोशिकाओं में जाएगा। पर अगर अवशोषण कम हुआ और वाष्पोत्सर्जन ज्यादा हो गया, ऐसा हो सकता है क्या? हो सकता है, अपने कोशिकाओं का पानी भी उड़ा देता है पौधा, है ना। इस स्थिति में पौधा मुरझाने लगेगा। क्या होने लगेगा? इसको कहते हैं मुरझान। क्या कहते हैं बेटा? पर ये 2 प्रकार का होता है, एक शुरुआती जिसको हम कहते हैं अस्थायी मुरझान, और एक स्थायी। अगर अपन ने ध्यान नहीं दिया तो मामला खराब हो जाएगा, पौधा मर जाएगा। इसको क्या कहेंगे अपन? ठीक है। तो पानी पौधे को कहां से मिलना शुरू होता है? क्षेत्र क्षमता से। और कहां तक मिलता है? इसके बीच का जल क्या कहलाता है? उपलब्ध जल। ठीक है। पर देखो, यहां पे मृदा में 3 प्रकार का जल था। केशीय जल भी था, आर्द्रताग्राही जल भी था, गुरुत्वीय जल भी था। फिर गुरुत्वीय पूरा निकल गया तो कौन सी क्षमता आई? अब केशीय जल का प्रयोग चल रहा है, पर आधे में ही पौधा मुरझा जाता है, आधा केशीय जल और बच जाता है ना। जब वो भी समाप्त हो जाता है तो केवल कौन सा बचता है? आर्द्रताग्राही। और इस बिंदु को कहा जाता है आर्द्रताग्राही गुणांक।
तो ये तो हो गया शॉर्टकट में पढ़ाना, पर ऐसे पढ़ने से सुपरवाइजर बनने की संभावना कम रहती है, इसलिए इसको अपन डिटेल में पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? डिटेल। पढ़ते पढ़ते तुम भेरू बन जाओगे। चलो, ध्यान से पढ़ोगे बिना ध्यान से? भगवान की कसम। अरे बोला मेरी कसम मत खाओ यार बेटा। बहुत सारी जगह दुनिया में ऐसी है जहां मैं इकलौता हूं, है ना? ये आदमी को ज्यादा समझदार नहीं लगता तुमको? है? हाँ। सरपंच साहब है क्या है? हाँ। बहुत लंबी लाइन है हो। हाँ। अब मुझे बताओ कि पूरी मिट्टी कैसी है अपने पास? सूखी है। कैसी है? मतलब उसमें एक बूंद भी पानी नहीं, मतलब रंध्रावकाश पूरे पूरे खाली है ना? आर्द्रताग्राही जल तो बहुत मुश्किल से ही निकल पाते हैं, पर रंध्रावकाश पूरे खाली है। ऐसी अवस्था को हम क्या कहते हैं बेटा? असंतृप्त मृदा। क्या कहते हैं? जब रंध्रावकाश जल से खाली हो और हवा से भरे हो तो वो क्या कहलाता है? इसका उल्टा कर दे, जब रंध्रावकाश जल से भरे और वायु से खाली हो, मतलब वायु 0%, जल 100%। ये कब होगा? जब अपन सिंचाई कर देंगे, या बारिश हो जाए, या खेत में पानी भर जाए। तीनों स्थिति एक ही है। तो जब सिंचाई करते हैं तो खेत में जो स्थिति आती है उसको हम कहते हैं अधिकतम क्षेत्र क्षमता। बोल के बताओ एक बार। अधिकतम क्षेत्र क्षमता। इसको अंग्रेजी में कहते हैं मैक्सिमम फील्ड कैपेसिटी। अंग्रेजी भी लिखूं क्या साथ में? तुमको डर तो नहीं लगता इससे? वेरी गुड। अब कोई आपसे पूछे कि अधिकतम क्षेत्र क्षमता कब आती है, बताओ कब आएगी? सिंचाई या वर्षा के समय खेत की जो स्थिति रहती है उसको हम क्या कहते हैं बेटा? अधिकतम क्षेत्र क्षमता। मुझे बताओ कि 100% रंध्रावकाशों में क्या भरा रहेगा? हाँ, जल भरा रहेगा। मृदा वायु कितनी रहेगी? अनुपस्थित लिख दूं? तो ये लाभदायक अवस्था है कि हानिकारक? हानिकारक अवस्था। पौधों की वृद्धि के लिए जड़ क्षेत्र में ऑक्सीजन की उपलब्धता कम हो जाती है। इस कारण से अपन ने पढ़ा है कि ड्रिप सिंचाई का प्रयोग करने से उपज में 20 से 100% तक की वृद्धि हो जाती है, क्योंकि ड्रिप सिंचाई में कभी भी यह स्थिति बनती ही। अपन ने पढ़ा ना कि ड्रिप सिंचाई का प्रयोग करके उपज को 20 से 100% तक बढ़ाया जा सकता है। उसका मुख्य कारण क्या है? कि अपन जो सतही सिंचाई कर रहे हैं वो वैज्ञानिक तरीका नहीं। बूंद बूंद पानी दो तो फिर रंध्रावकाशों में पूरा पानी भरेगा क्या? नहीं भरेगा, है ना? तो अपने को ये बात देखना है, बस और क्या। फिर ये स्थायी है कि अस्थायी है? बताओ, सच बताओ। अस्थायी है। कब तक अस्थायी है? जब तक बड़े बड़े रंध्रों का पानी नीचे नहीं चला जाता। किस कारण से नीचे जा रहा है बेटा? गुरुत्वाकर्षण के कारण, है ना? अपन ने देखा कि ये पानी भर तो गया खेत में, पर ये हमेशा भरा रहेगा क्या? नहीं रहेगा। जो बड़े बड़े रंध्र है उनमें से गुरुत्वाकर्षण पानी को नीचे खींच लेगा। कितने दिन लगेंगे? 2 से 3 दिन। 2 से 3 दिन बाद की स्थिति क्या कहलाएगी? क्षेत्र क्षमता। प्रश्न आता है कि क्षेत्र क्षमता कब आती है? सिंचाई के 2 से 3 दिन बाद। ऐसी स्थिति में क्या होगा बताओ? आधे रंध्र काय से भरे रहेंगे और आधे रंध्र, अनुपात क्या हो जाएगा? मैं ऐसे ही लिख देता हूं डायरेक्ट, ऐसे आधा आधा लिखूंगा, तुम फिर डाउट में आ जाओगे, है ना? तो मृदा जल और मृदा वायु का अनुपात कितना हो जाएगा? ये समझ जाते हो तुम? वेरी गुड। तो मृदा जल और मृदा वायु का अनुपात हो गया 1:1, है ना? इसको दूसरी तरह से समझते हैं। अभी पूरी बेटी खाली तुमको, है ना? देखो आधा तो किशन सर ने पढ़ा दिया, अगर मैं पूरा पढ़ाता तो इसको थोड़ा और डिटेल में ले जाता हूं। चलो देखो, मृदा आयतन है एक 12वीं में टॉपिक। कभी देखा क्या तुमने? 11वीं में क्या टॉपिक है बेटा? मृदा के द्वारा घेरा गया स्थान क्या है बेटा? मृदा आयतन। और मृदा एक नेचुरल डायनामिक बॉडी है, 3D भूमि 2D, ऐसा पढ़ा होगा ना? तो मृदा आयतन में 2 प्रकार की चीजें हैं, एक तो ठोस, और जो स्थान ठोस के द्वारा नहीं घेरा गया है उसको हमने क्या नाम दिया है बेटा? रंध्रावकाश। जैसे मान लो कि एक अपन डब्बा लेते हैं, वो तेल का था ना, कनस्तर, शादी ब्याह में, उसको ऊपर से काट लेते हैं और उसके अंदर हम कुछ क्रिकेट की बॉल डाल देते हैं। क्या डाल दिया अपने? पूरा भर दिया उसको। फिर अपने को लगा कि यार इसमें और जगह थोड़ी सी खाली है, तो अपन ने वो जो कन से अंटिया कहते हैं, क्या कहते हैं तुम? हाँ, वो डाल दिया। फिर अपन ने उसको ठोका, फिर भी अपने को लगा इसमें जगह, अपन ने उसमें साबुदाने डाल दिए। क्या डाल दिया? तो जो क्रिकेट की बॉल है वो रेत के कण है, सिल्ट, और साबुदाने क्ले के कण है। अब वो डब्बा पूरा भर दिया अपन ने ऊपर तक, उसमें साबुदाने डालो तो साइड में गिर जाते। क्या ये पूरा डब्बा भरा है? नहीं, उन कणों के बीच अभी भी खाली स्थान है। फिर क्या डालेंगे उसमें? 4 मग्गे भर पानी डालेंगे, वो भी अंदर चला जाए, इसका मतलब खाली स्थान है कि नहीं है? तो मृदा में खाली स्थान रहता है। तो जब बहुत गर्मी पड़ती है तो मृदा का द्रव द्रव वाला पानी सारा उड़ जाता है, पूरे रंध्रावकाश खाली रह जाते हैं। अभी यहां से चलते हैं अपन वापस। तो मृदा में कितने प्रकार के पदार्थ है बेटा? 2 प्रकार के, एक ठोस पदार्थ, और जो जगह ठोस पदार्थों ने नहीं घेरी हुई है वो क्या है ना? वह स्थान जहां ठोस कण नहीं है वो क्या कहलाएगा? खाली स्थान या रंध्रावकाश। अब ठोस पदार्थ 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं खनिज पदार्थ,
और एक होते हैं कार्बनिक पदार्थ। ऑर्गेनिक मैटर लिख दूं चल जाएगा, कि कार्बनिक पदार्थ पूरा लिखूं? ठीक है। अब अपने देखना खनिज पदार्थ क्या है। हम जानते हैं कि मृदा का निर्माण चट्टानों के टूटने से होता है। किससे होता है? चट्टान टूटी, फिर और टूटी, और 5-50 हजार साल में टूटते पिटते घसीटते छोटे छोटे पत्थर बन जाते हैं, और 5-50 हजार साल में कंकड़ बन जाते हैं, और जब ये घिसते 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 2 मिलीमीटर से छोटा कण होता है, तब इसको मृदा कण कहा जाता है। तो सबसे बड़े मृदा कण का आकार कितना है? 2 मिलीमीटर। ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कॉम्पिटेटिव एग्जाम। ये सबसे बड़ा मृदा कण कितना बड़ा हो सकता है? 2 मिलीमीटर का। ठीक है। अब ये रेत कहलाएगा। कब तक इसको रेत कहा जाएगा? जब ये 2 से 0.2 तक पहुंचता है, तब तक इसको मोटी बालू में गिना जाता है। जब 0.2 से 0.02 तो ये महीन बालू हो जाता है। फिर 0.02 से 0.002 ये सिल्ट कहलाता है, और इससे भी छोटा हो जाता है तो ये क्ले कहलाता है। 0.002 मिलीमीटर से छोटा। समझ में आया? मतलब एक ही कण है, केवल आकार अलग अलग है, इस कारण उसका नाम भी अलग अलग है। तो बताओ, रेत, सिल्ट और क्ले के कण अलग अलग पदार्थ के बने हैं कि एक ही पदार्थ? एक ही पदार्थ के, केवल अंतर किस चीज का है? आकार का। तो यहां लिख देता हूं मैं रेत, मटियार और मृतिका। ये लिखना नहीं है यहाँ, क्योंकि तुमने पढ़ लिया ना सोइल साइंस में। फिर किचन सर आ जाएंगे शाम को डंडा लेके, वो गुरुजी इधर आओ थोड़े इसको। क्या हुआ? वो मार सकते हैं क्या मुझे? क्यों नहीं मार सकते? अरे अच्छे आदमी इसलिए नहीं मार सकते। बड़ा छोटा देता है क्या आजकल दुनिया में कोई? साला। रेत, स्लेट और क्ले किसके कारण बेटा? खनिज। अब कार्बनिक पदार्थ कहां से आएगा बताओ? पादप या जंतु, इनका शरीर प्रोटीन से बना होता है। जब प्रोटीन का विच्छेदन होता है तो अमीनो अम्ल बनते हैं। क्या बनते हैं बेटा? है ना, बहुत सारे पदार्थ होता है, सेल्यूलोज, हेमिसोल्यूलोज, तो उससे अलग अलग प्रकार के पदार्थ बनते हैं, जैसे ह्यूमस, फल्विक एसिड, ह्यूमिक एसिड, एमिनो एसिड्स, है ना। तो ये सब जो पदार्थ है इकाई में गिने जाते हैं कार्बनिक पदार्थों में। अब ठोस पदार्थ दो हो गए। एक तो अपने पास क्या है? रेत, सिल्ट, क्ले, और बीच बीच में क्या है? कार्बनिक पदार्थ है। ठीक है। और उनके बीच बीच में जो जगह खाली है उसको क्या कहेंगे अपन? रंध्रावकाश। मान लो ये रेत के कण है, मान लिया, वेरी गुड। अच्छा, हमेशा गोल कण क्यों बनाते हैं बेटा? त्रिभुजाकार, चौकोर, ईंट जैसे घनाभ क्यों नहीं बनाते? अरे सारे कण घिस घिस के बने, और जब भी कोई चीज बहुत ज्यादा घिस घिस के बनी, लुढ़कती लुढ़कती, तो कैसी हो जाएगी? गोल हो जाएगी। फिर उससे छोटे कण जो है वो सिल्ट के कण है। किसके हैं बेटा? ए, बोले जगह ही नहीं बची, सच बताओ। अरे बहुत जगह है दुनिया में। और सबसे छोटे कण जो है वो क्या है? क्ले के कण। और इनमें आकार में बहुत अंतर होता है ना? क्या होता है बेटा? अभी एक दो बच्चे कह रहे थे कि आप पढ़ाते हो मजे नहीं आते हैं। अब देखो कैसा मजा आता है। आया? अच्छा, इसमें बीच बीच में कार्बनिक पदार्थ भी है। क्या है बेटा? कार्बनिक पदार्थ समझते हो तुम? अच्छा मुझे बताओ, रेत, सिल्ट के लिए तो गोलाकार होते हैं ना, स्फेरिकल शेप। कार्बनिक पदार्थ कैसे होते हैं? अनिश्चित आकार के। वो त्रिभुजाकार भी हो सकते हैं, वो चौकोर भी हो सकते हैं, वो गोल भी हो सकते हैं, लंबे लंबे तंतु आकार के भी। तो कार्बनिक पदार्थ का आकार कैसा भी हो सकता है, अनिश्चित आकार नहीं होता। कौन बोल रहा है ये? कैसा भी आकार हो सकता है। किसका? कार्बनिक पदार्थ। बोले हमको दिख ही नहीं रहे कार्बनिक पदार्थ, दिख जाएंगे अभी देखो। और जो खाली स्थान रहता है उसको हम क्या कहते हैं बेटा? है, क्या कहते हैं? दिख रहा खाली स्थान क्या नहीं दिख रहा? अरे ये पानी जहां भरा है ना, वही स्थान क्या था? खाली था। ये देखो, ये खुले है ना, इसलिए इनका कलर चेंज हो गया, है ना। ये खुले है ना, ऐसे यूं। ये अगर बंद होते तो इसको बंद माना जा सकता था, और ये खुले रहेगा, अपन क्या करें? ठीक है। अब मुझे बताओ कि ये जो रंध्रावकाश है ये दो प्रकार के, एक तो बहुत बड़े बड़े रंध्रावकाश है, और एक बहुत छोटे छोटे रंध्रावकाश है। कैसे अपन देखते हैं? दिख रहा है कितने प्रकार के रंध्रावकाश है? ये बड़े रंध्र, ये भी बड़े रंध्र, ये भी बड़े रंध्र, और ये भी बड़े रंध्र। अब देखो छोटे रंध्र दिख रहे क्या तुमको? कहां दिख रहे बताओ? ये पिंक कलर से बनाते अपन, ये छोटे रंध्र है। बहुत छोटे रहते हैं। तो ये जो पिंक कलर के दिख रहे हैं ये सब केशीय रंध्र है। कैसे रंध्र बेटा? केशीय रंध्र बहुत छोटे होते हैं, है ना। इनको अपन सूक्ष्म रंध्र भी कहते हैं। और जो बड़े रंध्र होते हैं उनको हम कहते हैं अकेशीय रंध्र। क्या कहते हैं? जो बड़े बड़े रंध्र है वो क्या है? अकेशीय रंध्र। जो छोटे छोटे रंध्र है वो क्या है? केशीय रंध्र। तो रंध्र कितने प्रकार के हो गए अपने पास? दो प्रकार के। एक होते हैं सूक्ष्म रंध्र, और दूसरे हैं
वृहद रंध्र, और सूक्ष्म रंध्रों को ही क्या कहा जाता है? केशीय रंध्र। इनको क्या कहा जाता है? अकेशीय रंध्र। और ये हमेशा बराबर होते हैं। बराबर मतलब देखो, मृदा आयतन यानी 100% मृदा का आयतन, उसमें से आधी जगह कौन घेरता है? ठोस भाग। आधी जगह कौन घेरता है? रंध्रावकाश। इस ठोस में इस 45 खनिज पदार्थ और बाकी का 5% कार्बनिक। इस 50 में से 25 और 25, ठीक है, मतलब आधी जगह कौन घेरता है? केशीय। अब जब अपन पानी देते हैं तो गुरुत्वाकर्षण उस पानी को नीचे खींचता है, और गुरुत्वाकर्षण उतना ज्यादा लगेगा जितना ज्यादा पदार्थ है। तो बड़े रंध्रों का जो पानी है वो तो गुरुत्वाकर्षण के कारण कहां चला जाएगा? नीचे चला जाएगा। और जो छोटे छोटे रंध्रों का पानी है वो वापस कहां बच जाएगा? मृदा कणों के बीच में फंस जाएगा। तो 2 से 3 दिन में सारा पानी कहां चला जाता है? गुरुत्वीय जल निकल जाता है। मृदा में केवल कौन सा जल बचा है? केशीय रंध्र। इस स्थिति को हम कहते हैं क्षेत्र क्षमता। क्या कहते हैं बेटा? कुछ समझ में आया? तो एक पूरी घटना है। अपन ने पहले पानी दिया, पहले इनफिल्ट्रेशन हुआ। जब इनफिल्ट्रेशन से मृदा संतृप्त हो गई और पर्कोलेशन शुरू हो गया तो हमने क्या कर दिया? सिंचाई को बंद कर दिया। पर वो पर्कोलेशन अपने बंद करने से बंद नहीं होता है। जितने भी बड़े बड़े रंध्रों का पानी है वो तो नीचे जाएगा ही जाएगा। अगर नहीं जाएगा तो खेत में जल भराव हो जाएगा, और जल भराव होगा तो फसलें खराब हो जाएगी। तो उसका जाना भी जरूरी है। तो धीरे 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 2 से 3 दिन तक नीचे जाता है, 48 से 72 घंटे तक। उसके बाद खेत में जो स्थिति आती है, इसका मतलब केशीय जल भरपूर है और अकेशीय रंध्रों में क्या भरा पड़ा है? मृदा वायु वापिस प्रवेश कर गई है। अब ये जो अवस्था है ये पादप वृद्धि के दृष्टिकोण से सर्वोत्तम अवस्था मानी जाती है। क्या मानी जाती है बेटा? कोई आपसे पूछे कि सर्वोत्तम अवस्था किसको कहेंगे? यहां से पौधा पानी उठाना शुरू कर। बोले सर यहां से नहीं उठाएगा क्या? तो बता, उठाएगा कि नहीं उठाएगा? सोचो एक मिनट, उठाएगा कि नहीं उठाएगा? अरे उठाएगा कि नहीं? नहीं उठाएगा। तुमको प्यास लगी और मैंने तुमको स्विमिंग पूल में डुबा दिया, ले बेटे पी ले पानी, तुम पियोगे क्या? कब तक नहीं पियोगे? जब तक सांस लेने की व्यवस्था। तो ऐसी ही कंडीशन होती है ना? जैसे मान लो ऊपर के 4 रंध्रों का पानी नीचे चला गया, हवा आ गई तो यहां से जड़ें खींचना शुरू, फिर 8 रंध्रों, फिर और, तो मामला तो 1-2 मिनट बाद शुरू हो जाता है। पर भरपूर उपलब्धता कब मानी जाती है? क्षेत्र क्षमता की स्थिति, है ना? तो आपसे पूछा जाएगा कि जल की उपलब्धता सर्वाधिक कब होती है? कब होती है बेटा? अधिकतम क्षेत्र क्षमता पे, क्षेत्र क्षमता पे। पर अगर ये नहीं पढ़ेंगे फिर क्या उत्तर लगा के आएंगे? पौधों के लिए जल की सर्वाधिक उपलब्धता कहां होती है? क्षेत्र, है ना? और मृदा में उपस्थित जल की मात्रा सर्वाधिक कहां होती है? अधिकतम क्षेत्र क्षमता। अब यहां से पौधे ने पानी लेना शुरू किया, और पौधे पानी कैसे खींचते मालूम तुमको? सुरुड़ 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 सुरुड़। कैसे खींचते हैं? और जितना पानी खींचते हैं उसका 99% उड़ाते जाते हैं, फिर और खींचते हैं और उड़ाते हैं, और खींचते हैं और और खींचते हैं और खींचते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जैसे अपन बात करें मृदा में पानी है, ये मृदा की सतह है ना? क्या है बेटा? ये मृदा की सतह, और यहां पानी भरा हुआ है। तो इसको खींचने में कोई बल नहीं लग रहा। क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि सतह पे ही पानी। पर अगर ये पानी यहां उपलब्ध हो तो इसको खींचने में थोड़ी ताकत लगाना पड़ेगी। और यहां हो तो, और यहां हो तो, और यहां हो तो, मतलब जितना नीचे जाएंगे उतनी ज्यादा ताकत लगाए, है ना? इसको कहते हैं वाटर पोटेंशियल, जो मैक्सिमम कितना होता है? थोड़ा पानी नीचे है तो जितनी उपलब्धता कम है उतना जोर से पौधों को खींचना पड़ता है। कैसे खींचते हैं? वो डूब गया ऊपर। चलो, तो जैसे जैसे पानी कम होता जाएगा वैसे वैसे पौधों को ज्यादा बल लगाना पड़ेगा, और पौधे एक लिमिट तक ही बल लगा सकते हैं। उसके बाद तो पौधा हमको मुरझाया मुरझाया सा दिखाई देगा, है ना? इसको कहते हैं मुरझान बिंदु या म्लानी बिंदु। क्या कहते हैं बेटा? मुरझान बिंदु या म्लानी बिंदु। अब जनरली तो है ना, जब पौधा मुरझा जाता है उसी को मुरझान बिंदु कहते हैं। पर वैज्ञानिकों में मतभेद है। क्या है बेटा? कि जितने पानी पे सूरजमुखी मुरझा जाता है, नागफनी को तो फर्क ही नहीं पड़ता है। सही है क्या गलत है? ज्वार बाजरा जो बहुत लंबा सूखा झेल सकते हैं, और मक्का और सूरजमुखी तो तुरंत टाइम बोल जाते हैं। पर जो सबसे पहले मुरझा जाए उसको सूचक पौधा कहा गया। क्या कहा गया बेटा? तो मुरझान बिंदु जो है वो 2 प्रकार का होता है। तो इसी मुरझान बिंदु के 2 टाइप अपन कर लेते हैं। एक को हम कहते हैं अस्थायी मुरझान। क्या कहते हैं बेटा? अस्थायी मुरझान वो अवस्था है जब मुरझाने के लक्षण प्रकट होना प्रारंभ होते हैं, जिसको कहते हैं टेम्परेरी विल्टिंग पॉइंट। क्या कहते हैं बेटा? और जब पौधे पानी की कमी से मर जाए तो इसको कहते हैं स्थायी मुरझान। क्या कहते हैं बेटा? है ना? म्लानी भी लिख सकते हैं और मुरझान भी लिख सकते हैं। इसको कहते हैं परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। तो परमानेंट विल्टिंग पॉइंट जब सूरजमुखी का पौधा मुरझा जाए तो इस स्थिति को क्या कहा गया है? प्रश्न आता है कि परमानेंट विल्टिंग पॉइंट का सूचक पौधा कौन है ना? अब मुझे बताओ कि पौधे में अगर यहाँ अस्थायी मुरझान से लेकर स्थायी मुरझान के बीच में अपन ने थोड़ा भी पानी दे दिया तो पौधा मुरझाएगा कि बच जाएगा? बच जाएगा। तो वो अवस्था जब सिंचाई करके पौधे को बचाया जा सकता है, इसको कहते हैं म्लानी परास या मुरझान सीमा। 2 नाम है। कितने नाम है? पहले तो क्या कह सकते हैं, या क्या कह सकते हैं? मुरझान। इनको अदल बदल भी कर सकते हैं, मुरझान परास या म्लानी सीमा भी कह सकते हैं। अस्थायी से स्थायी मुरझान के बीच की रेंज विल्टिंग रेंज कहलाती। क्या कहलाती है? अब उसको अंग्रेजी में विल्टिंग रेंज कहते हैं। एक ही शब्द हिंदी में म्लानी परास म्लानी सीमा।
मुरझान, परास, मुरझान, सीमा, कितने शब्द हो गए? इसलिए अंग्रेजी याद करते हैं हमेशा, है ना। अब मुझे बताओ पौधों ने पानी उठाना कहां से शुरू किया? हाँ, क्षेत्र क्षमता से। तो कहां तक पौधा पानी ले पा रहा है या जिंदा है? कहां से कहां तक जिंदा है बेटा? क्षेत्र क्षमता से मुरझान बिंदु के बीच उपस्थित जल ही पौधों के लिए उपलब्ध होता है, और इसी को हमने क्या नाम दिया है? इसी को हम क्या कहते हैं? अवेलेबल वाटर या उपलब्ध जल। अब प्रश्न उल्टा पूछता है, क्षेत्र क्षमता और मुरझान बिंदु के बीच उपस्थित जल क्या कहलाता है? पौधे पानी कहां से कहां तक ले सकते हैं? यहां से यहां। सर्वाधिक उपलब्धता कहां है? न्यूनतम उपलब्धता कहां है? अच्छा, कभी कभी वो पूछ लेता है कि मुरझान बिंदु पर कितने प्रतिशत जल पौधों के लिए उपस्थित होता है? बताओ। बोले पौधा कैसे मर जाता है? सवाल है कि नहीं है? जल्दी बोलो, है ना। तो मुझे बताओ, तुमको एक जेल में डाल दूं, जैसे औरंगजेब ने शाहजहां को जेल में बंद कर दिया और उसको पानी पीने के लिए सिर्फ एक बोतल पानी देता था। 2 साल में शाहजहां मर गया, किस वजह से मरा होगा बेचारा? है? पानी कमी से मर गया। उसको लोगों ने कहा तूने बाप मार दिया, पानी भी नहीं दिया। बोले मैं तो रोज देता था। मैं तुमको बंद कर दूं और 1 कप पानी रोज दूं, तुम बचोगे क्या? और तुम्हारे घर वालों से कह दूं इसको रोज पानी देता था मैं। तो पानी होता तो है, पर इतना नहीं होता कि पौधा जिंदा रह सके, उसकी आवश्यकताएं पूरी नहीं होती। उपलब्ध तो रह जाता है 10%, पर फिर भी पौधा पानी की कमी से ही मरता है। और पानी की कमी से पौधे का मरना क्या कहलाता है? विल्टिंग। क्या कहलाता है? विल्ट रोग में भी पौधा किसकी कमी से मरता है? पानी कम। वो अपन पढ़ेंगे चने में बाद में। ये 5वीं बेच के बैठे हैं ना, 2-4 इनके लिए कह दिया मैंने गलती से। चले आगे, फिर से देखना ध्यान से क्या हुआ था। सबसे पहले खेत में पानी भर दिया, क्या आ गया? अधिकतम क्षेत्र क्षमता। फिर 2-3 दिन बाद कौन सा पानी निकल गया? गुरुत्वीय जल निकल गया। अब कौन सी क्षमता आई? क्षेत्र क्षमता में पौधा पानी खींच रहा है, धड़र धड़र वृद्धि कर रहा है, पर पानी कम होने लगा, पौधे की मोटर झटके खाने लग गई। कौन सा मुरझान आया? अस्थायी मुरझान। अगर 2-3 दिन पानी नहीं दिया क्या हो जाएगा? खेल खत्म। चल, अब मुझे बताओ कि क्या सूरजमुखी का पौधा मरेगा? सारे पौधे मर जाएंगे क्या? नहीं मरेंगे ना? सच बताओ। कोई आज, कोई कल, कोई परसों, पर जाना सबको है। तो एक वैज्ञानिक आए, उन्होंने कहा -60 बार के बाद कोई भी पौधा जिंदा नहीं रह सकता है, और मैं इसको कहता हूं अल्टीमेट विल्टिंग पॉइंट। क्या कहता हूं? अब देखो ये कहां से आए मुझे तो पता ही नहीं है, पर ये किए गए और अपने प्रश्न आ जाते हैं। प्रश्न आता है अल्टीमेट विल्टिंग पॉइंट कब आता है? -60। पर क्या केशी जल रहेगा? वो कब खत्म हो जाता है? 31 वायुमंडलीय दाब या -31 बार पे। ठीक है, इसको अपन कहेंगे आर्द्रता ग्राही गुणांक। तो आर्द्रता ग्राही गुणांक वो स्थिति है जब खेत में से केवल आर्द्रता ग्राही जल बच रहा है, केशी जल भी समाप्त हो गया। ठीक है, अब तुम जो चाहते हो वो लिख देता हूं। तुम कह रहे हो ना गिनती तो लिखी नहीं है। अभी मैंने तुमको बताया कि अगर पानी नहीं खींचना पड़ रहा है तो कितने प्रेशर लग रहा है अपना? 0। थोड़ा सा जोर लगाना पड़ रहा है तो -1/3। जितना ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा ये माइनस बढ़ता ही जाएगा। तो जब अधिकतम क्षेत्र क्षमता आती है तो पौधों को कोई जोर नहीं लगाना पड़ता है। 1/10, 1/100, 1/1000। अब इसको माइनस लिखूं कि प्लस लिखूं ये बताओ। 2 शब्द है, एक को कहते हैं अपन बार। क्या कहते हैं बेटा? और बार जब भी लिखते हैं उसके आगे क्या लगाते हैं? इसी शब्द को अगर मैं वायुमंडलीय दाब लिखूं, क्या लिखूं बेटा? तो इसमें माइनस नहीं लगाना पड़ेगा। क्या लिखूं? बार लिखूं? ठीक। -1/100 से -1/1000 बार, मतलब लगभग कोई ताकत नहीं लग रही। फिर यहां आ जाएगा -1/3 बार। ठीक है, बार भी लिखूं? यहां आ जाएगा -15 बार। कितना आ जाएगा? यहां कितना आ गया? -31 बार। और यहां कितना आ गया? -60 बार, है ना। पर अगर मान लो मेरा दिमाग ही खराब हो जाए, हालांकि वो तो पहले से ही है, तो मैं हॉट एयर ओवन में, ये दीदी की पता नहीं क्या ही दुश्मनी है मेरे से, ये 1 घंटे में एक बार भी नहीं बोलेगी, पर मेरी बेइज्जती का एक मौका भी। चलो, तो मैं इसको ओवन में सुखा दूंगा। कौन से ओवन में सुखाऊंगा बताओ? हॉट एयर ओवन में। कौन से ओवन में? हॉट एयर ओवन। कितने घंटे के लिए? 24 से 48 घंटे। कितने तापमान पर? 105 से 110 डिग्री पर। तो ये हो जाएगा -10,000 बार। तो ओवन शुष्क मृदा पे बार क्या आ जाएगा? माइनस। मतलब कितनी ताकत लगा लो, पानी है ही नहीं, कहां से मिलेगा? ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, इसको थोड़ा सा छोटा कर रहा हूं मैं, देखना नहीं है, खाली समझना है। देखो उपलब्ध जल कहां से कहां तक मिला? क्षेत्र क्षमता से मुरझान। पर मैं तुमसे कह दूं, मान लो कि क्षेत्र क्षमता से आर्द्रता ग्राही गुणांक के बीच कौन सा जल होता है, तो अपने को वहां नहीं पढ़ना है, अपने को यहां पढ़ना है। -1/3 बार से -31 बार। क्या उत्तर आएगा? केशीय जल। नहीं आया समझ में? अधिकतम क्षेत्र क्षमता की स्थिति में मृदा में आर्द्रता ग्राही जल तो रहता है,
केशी जल भी रहता है और गुरुत्वीय जल भी रहता है। जब सारा गुरुत्वीय जल निकल जाता है तो फिर क्षेत्र क्षमता पे आर्द्रताग्राही भी रहता है और केशीय भी रहता है। आर्द्रताग्राही गुणांक केवल आर्द्रताग्राही कौन सा निकल गया, गुरुत्वीय तो पहले ही निकल गया और केशीय भी निकल गया। ठीक है, तो ऐसे पानी धीरे धीरे कम होता है। अब किसान क्या करता है, यहां से यहां तक सिंचाई करता रहता है। अरे तू कहां जा रहा है भाई, सीधा खड़ा रहे। हाँ, किसान क्या करता है, क्षेत्र क्षमता से यह मामला घुमा, इसे आगे जाने नहीं देता खेत को कभी, पर अगर जाने दिया जाए तो बहुत लंबा चौड़ा कारोबार हो जाएगा। चलो, लिखना है क्या कुछ है, सही बताओ, नहीं लिखोगे? फिर मैं क्यों मेहनत कर रहा हूं, बोले आपका मन कर रहा है, लिखोगे क्या? अरे लिखो बेटा, यहीं से प्रश्न आते हैं सारे। अभी तो पीएफ भी लिखाऊंगा। किसने लिखा है, बता कहां लिखा हो। देखो तुम्हारे आधा कंपटीशन तो वैसे ही खत्म हो गया, पीछे देखो एक बार, हो गया ना। तुम याद करो, ये वही क्लास है जिसमें बैठने की जगह नहीं मिल रही थी और तुमने बाहर जाओ। ये तो किशन सर ने लिखवा दिया ना तुमको, क्या लिखवाया? यहाँ साथ लिखवा दिया, वाह फिर जाओ घर जाओ ऐश करो। कल अपन पढ़ेंगे सिंचाई की दक्षताएं, क्या पढ़ेंगे बेटा, बहते हुए जल का मापन, और क्या पढ़, ये सर का मोबाइल है कि सर का मोबाइल है? नहीं जीएल सर का है कि उनका, जीएल सर का है, चलो वो आ जाएंगे सर लेने के लिए। अब देखो ये जो सिंचाई है इसका, इंग्लिश मीडियम की पूरी बेच चल रही है ना अपनी, 80 to 90% अपना इरिगेशन कंप्लीट हो गया। अब अपन छोटी छोटी चीजें पकड़ पकड़ के इसके अंदर लेके आएंगे, है ना, ये अपने को याद रखना है। क्या करेंगे बेटा, जो छोटी छोटी चीजें ना इधर उधर से जो कहीं कॉलेज में या इरिगेशन इंजीनियरिंग के टॉपिक है, जैसे एक टॉपिक है जिसका नाम है जल उपयोग दक्षता। क्या नाम है बेटा, जल उपयोग दक्षता, लिखो देखें, वाटर यूज एफिशिएंसी। अब इस वाटर यूज एफिशिएंसी को दो भागों में बांटा है, एक होता है खेत की जल उपयोग दक्षता और दूसरा होता है फसल की जल उपयोग दक्षता। तो इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे हम, वाटर यूज एफिशिएंसी। क्या कहेंगे बेटा, वाटर यूज एफिशिएंसी। अब वाटर यूज एफिशिएंसी को हमने कितने भागों में बांटा, दो भागों में। एक तो हो गई खेत की जल उपयोग दक्षता और एक होती है फसल की जल उपयोग दक्षता। अब फसल की जल उपयोग दक्षता को हम क्या कहेंगे, क्रॉप वाटर यूज एफिशिएंसी। खेत वाली को क्या कहेंगे बेटा, फील्ड वाटर यूज एफिशिएंसी। क्रॉप वाटर यूज एफिशिएंसी और फील्ड वाटर यूज एफिशिएंसी, कितने प्रकार की दक्षता हो गई, दो प्रकार। तुम्हारी नई किताब में ऐड किया हुआ है कि नहीं मैटर, ये बताओ पहले, तुम्हारे पास कौन सी किताब है, कोई लाया एक आध, नहीं हो तो अभी करवा देता है, शाम को नया प्रिंट जा रहा है तुम्हारे पास, दिखाओ देख। ये एक ही आदमी समझदार है पूरी बैच में, वो दूसरा समझदार है, तारीफ भी नहीं सुनता यार ये घनश्याम। ओ वाओ, है ये तो सिंचाई की दक्षता है, ये थोड़ी दे रखा है इसमें। चलो, तो अब यहां पे अपने को दो चीजें दे रखी है। जैसे अपन ने जलमांग पढ़ा था और जलमांग टॉपिक के अपन जब अंदर गए थे तो अपन ने पढ़ा था कि जलमांग के अंदर बहुत सारी चीजें आती, ई प्लस टी प्लस एमयू प्लस आई एल प्लस डब्ल्यू एस यू, और उसके बाद अपन ने इसको हटा दिया था और अपन ने कहा था कि ये है उपभोगिक जल। क्या है बेटा, उपभोगिक जल का मतलब क्या है कि फसल केवल इतने ही पानी का उपयोग करती है, बाकी तो इधर उधर चले जाता है ना। तो जब हम फसल की जल उपयोग दक्षता निकालते हैं, जल उपयोग दक्षता को पहले तो अपन नॉर्मल भाषा में समझते हैं। तुमने कभी मोटरसाइकिल चलाई क्या, हाँ, एक तो वो आती है बुलेट और एक आती है प्लेटिना। मैं अगर 1 लीटर पेट्रोल डलवा दूं तो बुलेट कितने किलोमीटर जाएगी बेटा, 30 किलोमीटर, और प्लेटिना कितनी जाएगी, 80 से 100 किलोमीटर भी जा सकती है अगर 40 पे चलाए अपन तो, है ना। तो 1 ही लीटर पेट्रोल डालने के बाद प्लेटिना ज्यादा लंबा सफर तय कर सकती है किसकी तुलना में, बुलेट की तुलना में, इसीलिए दक्षता ज्यादा किसकी है। तो प्रति इकाई ऊर्जा की खपत करके या प्रति इकाई किसी वस्तु की खपत करके ज्यादा अच्छा रिजल्ट देना ही क्या कहलाता है, दक्षता। अब अपन कौन सी दक्षता पढ़ रहे हैं, जल उपयोग दक्षता। इसका मतलब कौन सी फसलें जल का उपयोग ज्यादा अच्छे से कर सकती है ना। जैसे इसको भी उदाहरण से अपन समझते हैं। मान लो कि अपन ने
1000 मिलीमीटर पानी दिया धान की फसल को, और धान पैदा हुआ 30 क्विंटल। कितना हुआ बेटा? अगर इसको किलो में करना हो तो मैं क्या करूंगा, देखूंगा कि 100 का गुणा कर दूंगा, 3000 किलो। अरे क्विंटल को किलो में बदलना, 3 किलोग्राम प्रति मिलीमीटर। 1 हेक्टेयर में 1 मिलीमीटर पानी कितना होता है? 10,000 लीटर। यानी धान की फसल 10,000 लीटर में केवल 3 किलो धान पैदा करती है। कौन करती है बेटा? इसी जगह गेहूं का देखें, गेहूं कितना लगभग पानी चाहिए गेहूं में? 400 मिलीमीटर या 450 मिलीमीटर, और गेहूं होता कितना है? 50 क्विंटल, यानी 5,000 क्विंटल, सॉरी 5,000 किलोग्राम। तो 1 मिलीमीटर पानी अगर हम गेहूं की फसल को देते हैं तो 12.5 किलो गेहूं पैदा होता है। वही 1 किलोग्राम, सॉरी 1 मिलीमीटर पानी अगर धान की फसल को देते हैं तो मात्र कितना धान पैदा हो रहा है? 3 किलो। तो दक्षता ज्यादा किसकी हुई? गेहूं की हुई, है ना। अब इस दक्षता को दो तरह से बांटा गया। कितनी तरह से बांटा गया? दो तरह से। एक तो कहते हैं अपन खेत की जल उपयोग दक्षता, इसका सूत्र है वाई बटे ईटी। देखो सूत्र जो है दक्षता का, वो एक कॉमन सूत्र दिया गया छोटा सा। तो ये तो डिटेल वाला मामला है। जो कॉमन वाला मामला उसमें खाली ये पूछा जाता है कि जल उपयोग दक्षता यानी वाटर यूज एफिशिएंसी का सूत्र बताइए। तो अपन क्या बता देंगे बेटा? वाटर यूज एफिशिएंसी बराबर उपज बटे वाष्पीभवोत्सर्जन। क्या बता देंगे? फिर बाद में वैज्ञानिकों ने कहा कि ये इतना सूत्र काफी नहीं है, इसको दो प्रकारों में बांट दिया। उन्होंने कहा खेत की जल उपयोग दक्षता, फील्ड वाटर यूज एफिशिएंसी। उन्होंने कहा उपज लिखो, उपज के बटे में पौधे की या फसलों की जल मांग लिख दो। तो ये सूत्र क्या बन जाएगा? खेत की जल उपयोग। यहां क्या किया आपने? वाष्पीभवोत्सर्जन लिखा। यहां डायरेक्ट क्या लिख दिया? पूरी जल मांग उठा के लिख दी। फिर वैज्ञानिकों ने कहा कि नहीं नहीं, पौधे तो केवल कितना पानी उपयोग करते हैं? वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन और उपापचयी जल। तो इसको नाम दिया गया वाई बटे ई टी प्लस एम यू। इसको अपन डायरेक्ट लिख देते हैं जी। क्या लिख देते हैं बेटा? तो अगर कोई आपसे कहे कि क्रॉप वाटर यूज एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या है, तो अपन क्या लिख देंगे? क्रॉप वाटर यूज एफिशिएंसी बराबर वाई बटे जी। अब कई बार क्या वो जी पूछ लेता है, इस जी को कैसे अपन डिस्क्राइब कर सकते हैं? इवोपरेशन प्लस ट्रांसपिरेशन प्लस मेटाबॉलिक यूजेस। कई बार इस जी की जगह पे क्या लिख देते हैं? सी यू। क्या लिख देते हैं? तो ये सब लिख लिख के बच्चों को कंफ्यूज करना है। अब फिर से सुनना, तुम्हारे समझ में कुछ नहीं आया, मैं जानता हूं। आया क्या? नहीं आया। कुछ फसलें ऐसी होती है जिनको ज्यादा पानी देने पर भी उपज कम प्राप्त होती है। कुछ फसलें ऐसी होती है जो कम पानी में भी ज्यादा उपज प्रदान कर देती है। तो अपन ये जानना चाहते हैं कि 1 लीटर पानी में ज्यादा उपज कौन देगा? पर 1 लीटर पानी तो बहुत ही कम होता है ना। अपन खेत में पानी देते हैं मिलीमीटर, सेंटीमीटर या मीटर में। 1 हेक्टेयर में 1 मिलीमीटर पानी कितना हुआ? 10,000 लीटर। कितना हुआ? अब अपने को यह निकालना है कि 10,000 लीटर पानी देने पर धान की फसल कितना धान उत्पादन करती है। अगर वही 10,000 लीटर पानी धान की जगह मक्का उगा लिया जाए तो कितनी मक्का प्रदान करती है। वही 10,000 लीटर अगर गन्ने को दे तो कितना गन्ना होगा, और वही 10,000 लीटर अगर रागी को दे तो कितनी रागी पैदा हो सकती है। इसको हम क्या कहेंगे? जल उपयोग दक्षता। कौन सी फसल जल का ज्यादा अच्छे से उपयोग कर सकती है। तो उन्होंने फॉर्मूला दे दिया कि उपज ले लो और उसमें भाग लगा दो। किसका भाग लगा दो आप? वाष्पोत्सर्जन का। क्योंकि हम जानते हैं पौधे जो है जल का अवशोषण करते हैं, और जितना भी अवशोषण करते हैं, है ना, उसका 99% क्या कर देते हैं? वाष्पीभवोत्सर्जन कर देते हैं। तो उपज तो काय में लेना है आपको? किलोग्राम में। वाष्पीभवोत्सर्जन को आप चाहो तो मिलीमीटर में ले लो, आप चाहो तो सेंटीमीटर में ले लो। अब अलग अलग फसलों के लिए मान लो अपन कोशिश करें, जैसे अपन ने देखा कि गेहूं की उपज हुई 50 क्विंटल, पर यहां तो काय में लेना अपने को? किलोग्राम में। 1 क्विंटल में कितने किलोग्राम होता है? तो इसको बदलने के लिए मैं क्या कर दूं? 100 से गुणा कर दूं। बटे में क्या लिखना है? वाष्पीभवोत्सर्जन। गेहूं का वाष्पीभवोत्सर्जन माना कि 500 मिलीमीटर है, तो कितने उसकी जल उपयोग दक्षता आएगी? अब खाली काटना बचा हुआ है, काट दो। देखो 1 0 से अब क्या बचा? लगभग 12.5 किलो गेहूं हमको प्राप्त हुआ जब हमने खेत में 1 मिलीमीटर पानी दिया। एवरेज निकाल रहे हैं, 1 मिलीमीटर पानी देने से फसल थोड़ी पकेगी। पर 10,000 लीटर में कितना गेहूं हो गया? 12.5 किलो। कुल पानी में तो कितना हो गया? 50 क्विंटल। फिर अपना ख्याल आया कि मान लो गेहूं की जगह धान की फसल होती तो उसकी उपज आती लगभग 30 क्विंटल। कितनी आती बेटा? अपन 100 का गुणा करेंगे तो 1 किलोग्राम में बदल जाएगा। धान का वाष्पीभवोत्सर्जन अगर 1000 मिलीमीटर है तो फिर इसकी जल उपयोग दक्षता निकालिए। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 3 किलोग्राम प्रति मिलीमीटर। मतलब वही 10,000 लीटर पानी धान को दो तो 3 किलो ही धान पैदा होगा। 10,000 लीटर पानी गेहूं को दो तो 12.5 किलो गेहूं पैदा होगा। दक्षता किसकी ज्यादा है? बस इतनी सी बात है। पर जो आदमी ज्यादा पढ़ता है फिर उसके लिए अलग से बनाई गई कितनी प्रकार की दक्षता? 2 प्रकार की। एक तो फसल की जल उपयोग दक्षता और एक बनाई गई खेत की जल उपयोग दक्षता। यहाँ ईटी लिया था, यहाँ ईटी की जगह जलमांग डायरेक्ट ही रख दी। क्या रख दी बेटा? तो खेत की जल उपयोग दक्षता को कैसे निकालेंगे अपन? वाई बटे डब्ल्यू आर। डायरेक्ट क्या ले लेना है? जलमांग। ईटी और जलमांग में थोड़ा सा ही फर्क होता है बस। 99% तो ईटी होता है, बचा हुआ 1% जोड़ देंगे तो जलमांग हो जाएगा, है ना। चलो फिर कहा कि नहीं नहीं फसल की बताओ। तो फसल में क्या करना है आपको? वाई बटे ई प्लस टी प्लस एम यू। तो इसमें और इसमें ज्यादा अंतर है क्या? नहीं। अब वो इतना लिखने की जगह उन्होंने नया शब्द बना दिया जी, और दूसरी किताब में जी की जगह सी यू नया शब्द बना दिया। सब बातों का मतलब एक ही निकलता है। तो प्रति इकाई जल की मात्रा देने पर कोई फसल जितनी औसत उपज प्रदान करती है उसी को क्या कहा जाता है? जल उपयोग दक्षता। जैसे मान लो अपन 12वीं पास हुए, 500 में से 400 नंबर आए, कितने आए? कितने प्रतिशत बने?
400 बटे 500 गुणा 100, 80%। कितने बने बेटा? ये तुम्हारी दक्षता है। क्या है? कोई भी कार्य जो किया जाता है जितने प्रतिशत शुद्धता से होता है वही क्या कहलाती है? दक्षता, है ना? तो यहां भी हम क्या निकाल रहे हैं? फसल की जल उपयोग दक्षता, कि वो कितने ज्यादा दक्षता से काम कर रही है। बुलेट की दक्षता कम है, प्लेटिना की दक्षता ज्यादा। एक मजदूर को 500 दो, वो 1000 ईंटें छत पे चढ़ा देता है, दूसरा मजदूर 400 ईंटें भी नहीं चढ़ा पाता है, तो दक्षता ज्यादा किसकी है? ज्यादा वाले की। बस वैसे ही अपने को। अब प्रश्न आता है जल उपयोग दक्षता की इकाई बताइए। क्या इकाई लिखूं मैं? तुम बताओ चलो। किलोग्राम प्रति हेक्टेयर मिलीमीटर, या किलोग्राम प्रति हेक्टेयर सेंटीमीटर। अगर हम जलवांग या ये जो सिस्टम है इसको सेंटीमीटर में लेते हैं तो सेंटीमीटर, मिलीमीटर में लेते हैं तो मिलीमीटर। लिखो जल उपयोग दक्षता प्रति इकाई जल की मात्रा में प्राप्त उपज। पहले हेडिंग लिख लो, धीरे धीरे लिखवाऊंगा। मैंने सोचा था कि आज खत्म कर देंगे अपन, कल कर देंगे, उसमें क्या। लिख लिया बेटा? लिखो प्रति इकाई जल की मात्रा में, प्रति इकाई जल की मात्रा में प्राप्त औसत उपज। प्रति इकाई जल की मात्रा से प्राप्त औसत उपज क्या कहलाती है? जल उपयोग दक्षता कहलाती है। सूत्र क्या कहता है? वाई बटे ईटी। ये सामान्य सूत्र, मतलब ये स्टेज 1 की पढ़ाई है कि यहीं तक पढ़ना। फिर अगर कोई कहे कि नहीं नहीं डीप में तो आपने बताया ही नहीं, तो डीप में चलेंगे। फिर ये कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। पहले वाली क्या होती है? फसल की जल उपयोग दक्षता। दूसरे वाली क्या होती है? खेत की जल उपयोग दक्षता। तो फसल में क्या लिख देंगे? क्रॉप WUE, क्रॉप वाटर यूज एफिशिएंसी, वाई बटे जी। खेत में क्या लिख देंगे? वाई बटे WR। बस इतना सही है। सर इसके सवाल कैसे हल करेंगे? सवाल आते ही नहीं है, सूत्र आता है। इरिगेशन का एक अच्छा काम है कि इसमें सूत्र आते हैं, सवाल नहीं आते। वी नोच का सूत्र पूछते हैं, जिस दिन सवाल पूछ लिया उस दिन बेरू बन जाओगे। सर मैं लेट आया हूं, बुखार हो गया। कितना पढ़ा दिया आपने? थोड़ा सा ही पढ़ाया बेटा, बक। चलो चले आगे। ओ भाई ओ, प्लीज, हम 90 दिन का कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, तू 190 दिन तक लिखेगा? कितना खतरनाक आदमी है यार ये। जल उपयोग दक्षता पूछी जाती है तो अपन इधर क्या लिखेंगे? फसल। इधर क्या लिखेंगे बेटा? जल उपयोग दक्षता। अगर कोई आपसे पूछे कि सर्वाधिक जल उपयोग दक्षता किसकी होती है? पक्का? रागी की होती है, धान की होती है? कितनी होती है? 13.4 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर मिलीमीटर। फिर गेहूं की कितनी होती है? 12.6। ये कम ज्यादा भी हो सकती है ना। मान लो मेरे पास बलुई मृदा है तो फिर वो जलमांग बढ़ाना पड़ेगी। ज्वार की कितनी होती है? 9। और मूंगफली की? मक्का और बाजरे की? और धान की? 3 से 3.4 से 3.7। अलग अलग किताबों में यहां तक लिखा हुआ है, पर 3 से ज्यादा कभी नहीं हुई, है ना? तो जो भी रेंज आए वो देख लेना तुम्हारे से। चिकनी मृदा में 3.7, सिल्टी लोम में 3.4, है ना? और बलुई दोमट में 3 से भी कम आती है। ये भी लिखूं हर जगह? ये लो। सर्वाधिक जल उपयोग दक्षता रागी की होती है, जबकि न्यूनतम जल उपयोग दक्षता धान की होती है। पर मैं तो ऐसे लिख देता हूं इसको, तुम भी ऐसे लिखोगे क्या? है? लिख लो। बस इस पे ध्यान देना है, भले कोष्टक के अंदर लिखा है पर मोस्ट इंपोर्टेंट है। चले आगे। चलो अब इस पूरे टॉपिक में सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जल उपयोग दक्षता का सूत्र क्या है? वाई बटे एटी। और वाई बटे एटी की जगह WR लिख देंगे तो वो क्या हो जाएगी? खेत की जल उपयोग दक्षता। वाई बटे एटी की जगह एटी हटा के वहां जी लिख देंगे तो वो क्या हो जाएगी? फसल की जल उपयोग दक्षता। बस इतना ही है समझने जैसा, ठीक है? फिर पूछते हैं सर्वाधिक जल उपयोग दक्षता किसकी है? रागी की। और न्यूनतम किसकी है ना? C4 पौधों की जल उपयोग दक्षता C3 की तुलना में अधिक होती, ठीक है? अब क्या पढ़ेंगे अपन? प्रभावी वर्षा पढ़ा क्या तुमने? प्रभावी वर्षा लिखो, प्रभावी वर्षा।
लिखवा तो दिया था यार मैंने। प्रभावी वर्षा। लिखो। देखो जो बारिश होती है कभी कभी तो हल्की हल्की बारिश होती है, सारा पानी मृदा में अंदर चला जाता है जो पौधों के जड़ क्षेत्र में संचित हो। कभी धड़र धड़र पानी गिरता है और नदी नालों से होते हुए बाहर चले जाता है। तो किस वर्षा का ज्यादा जल उपयोग में आया? धीमे धीमे वाला। तो वर्षा जल का वह भाग जो पौधों के जड़ क्षेत्र में संचित हो जाता है, जहां से पौधे उसे आसानी से ग्रहण कर सकते हैं, उस भाग को क्या कहेंगे अपन? प्रभावी वर्षा। मान लो 10 सेंटीमीटर पानी गिरा एक ही दिन में, तो 7 सेंटीमीटर तो बह के नष्ट हो जाएगा। पर अगर वही 10 सेंटीमीटर पानी 15 दिन तक गिरता रहा तो वो सारा पानी जो है अपना संचित हो जाएगा। लिखो, वर्षा जल का वह भाग वर्षा जल का वह भाग जो पौधों के जड़ क्षेत्र में संचित हो जाता है। ठीक है, इसको दूसरी तरह से भी समझाया जाता है कि वर्षा जल का वह भाग जो मृदा की उन परतों में चला जाए जहां से पौधे उसे आसानी से ग्रहण कर सके। अब वो परतें क्या कहलाएगी? जड़ क्षेत्र। ठीक है, चलो फिर लिखो, शुष्क क्षेत्र में 70% वर्षा प्रभावी वर्षा होती है। शुष्क क्षेत्रों में 70% वर्षा, शुष्क क्षेत्रों में 70% वर्षा प्रभावी वर्षा होती है, जबकि आर्द्र क्षेत्रों में 50% वर्षा प्रभावी वर्षा होती है। शुष्क क्षेत्रों में 70% वर्षा प्रभावी वर्षा होती है, जबकि आर्द्र क्षेत्रों में 50% वर्षा प्रभावी वर्षा होती है। अब अपन 5 चीजें एक साथ पढ़ेंगे। कितनी बेटा? ड्यूटी, डेल्टा, बेस, पल्को और कोर। तो सबसे पहले छोटी छोटी परिभाषाएं अपन निपटा लेते हैं, पल्को और कोर। देखो मुझे बताओ, शादी के पहले पलकों पर बिठा के रखते हैं और शादी के बाद कोर पर बिठा देते हैं, क्या धक्का देंगे और मर जाओगे? तो बुआई के पहले सिंचाई क्या कहलाती है? पहले वाली सिंचाई पल्क। और बुआई के जस्ट बाद सिंचाई क्या कहलाती है? लिखो, बुआई के पहले की जाने वाली सिंचाई माइनस पल्को। बुआई के पहले की जाने वाली सिंचाई पल्को। बुआई के पहले की जाने वाली सिंचाई माइनस पाल्को। सर ये माइनस पाल्को क्या होता? अरे डैश है वो। अगला लिखो, बुआई के बाद प्रथम सिंचाई माइनस कोर। कोर पाण कहते हो ना तुम, बस वही है ये। बुआई के बाद प्रथम सिंचाई माइनस कोर। कोष्टक में कोर पाण लिख लेना ताकि याद रहे। बुआई के बाद प्रथम सिंचाई माइनस कोर, माइनस नहीं डैश है, बस इतना ही है। कोष्टक में कोर पाण लिख लेना ताकि जो ग्रामीण क्षेत्रों के लोग हैं वो अच्छे से समझ। आधे बच्चे क्या है, उनके वास्तव में देखा जाए ना तो मानसिक रूप से अपरिपक्वता की स्थिति में जी रहे हैं, है ना। मतलब मैं पहले इन बातों को भरोसा नहीं करता था, पर 16 साल से पढ़ा रहा हूं, मुझे अब ये बात पता चली कि कुछ प्रोडक्ट भगवान ने इतनी फुर्सत में बनाए कि उन्होंने सॉफ्टवेयर ही नहीं अपडेट करा। जैसे मान लो कोई बच्चा बाहर से अंदर आ रहा है, मैं उसको कहूँ घर चले जा, और वो यहाँ से रूम पे जाए, बोरिया बिस्तर उठा और गाँव चले जाए, और उसके घर वाले कहे क्यों बेटा तू तो पढ़ रहा था? बोले मैं एक दिन क्लास गया था, सर ने कहा कि बेटा घर चले जा, तेरा कुछ नहीं हो सकता, मैं इधर आ गया हूँ। इसको बुद्धि शून्यता की स्थिति कही जाए, है ना। कई बार चुटकुला सुनाते हैं, कई लोगों को हंसी नहीं आती। हंसी कब आएगी? जब बात समझ में आएगी। तो उनके अंदर ना तो सेंस ऑफ ह्यूमर होता है, ना ही सामाजिक समझ। मैं एक लाइन बोलूंगा, मैं बोल दूंगा, बोले ए कुछ समझ में नहीं। अरे भाई ए नहीं करना, दो ही लाइन है कि बुआई के पहले की सिंचाई पाल को और बुआई के बाद पहली सिंचाई। अब इसमें कितना समझाऊं मैं, ये बताओ तुम मुझे। इतना सही लिखना था, फिर भी फिर से बोलो। चले आगे, चलो। अब मुझे एक बात बताओ, जैसे मान लो आज मैंने गेहूं की बुआई की और 145वें दिन कटाई कर दी। बुआई कब की? आज। और 145वें दिन गेहूं की कटाई कर दी, तो आज से लेके अगले 145 दिन की जो अवधि होगी उसको हम क्या कहेंगे? फसल अवधि। ठीक है। अब मुझे किसी ने, नहर वाले मैनेजर साहब ने फोन लगाया, बोले यार नहर चलाऊं, कितने दिन चलाऊं? 145 दिन चलाना पड़ेगी क्या? देखो बुआई करते हैं उस दिन तो सिंचाई कर देते हैं, पर जिस दिन कटाई करते हैं उस दिन सिंचाई कब करते हैं?
बताओ कब करते हैं? कटाई से कुछ दिन पहले सिंचाई बंद करना पड़ती है क्या? क्यों करना पड़ती है? फसल को सूखने भी तो देना है। हाँ, तो प्रथम सिंचाई से अंतिम सिंचाई के बीच की जो अवधि होती है उसको कहते हैं बेस। क्या कहते हैं बेटा? तो बेस हमेशा फसल की अवधि से ज्यादा होगा कि कम होगा? कम होगा। तो प्रथम सिंचाई से लेके अंतिम सिंचाई के बीच की अवधि क्या कहलाती है? बेस कहलाती है। बेस हमेशा फसल की अवधि से कम हो। कोई आपसे पूछ ले कि गेहूं की फसल के उत्पादन के दौरान वह अवधि जिस समय में किसान के पास पानी होना आवश्यक है, उस अवधि को क्या कहेंगे? बेस कहेंगे। इतने दिन के लिए पानी, जैसे मान लो मेरा पड़ोसी कह रहा है कि 100 रुपए रोज लूंगा ट्यूबवेल तेरे खेत में चला आराम से, तो मैं उसको 145 दिन के पैसे दूंगा कि 120 दिन के? क्यों दूंगा? क्योंकि मुझे उसके बाद तो बंद करना है। नहीं समझे? तो किस अवधि में पानी होना आवश्यक है? बेस की अवधि। बस लिखना तो एक ही लाइन है, लिखो बेस। अब तुम बताओ बेस क्या होता है? वेरी गुड, लिखो, देखो कैसे लिखोगे। प्रथम सिंचाई से अंतिम सिंचाई के बीच की अवधि क्या कहलाती है? बेस। लिख लिया? अब मुझे एक बात बताओ कि गेहूं में एक सिंचाई कितनी गहराई की करते हैं? 5 सेंटीमीटर की, है ना? और ऐसी कितनी सिंचाई करते हैं? 6 सिंचाई। सीआरआई, टिलरिंग, जॉइंटिंग, फ्लावरिंग, मिल्किंग, डव, कितनी करते हैं? तो कुल कितनी सिंचाई हो गई? मतलब 30 लाख लीटर पानी तो कम से कम चाहिए 1 हेक्टेयर के लिए। इसको कहते हैं डेल्टा। क्या कहते हैं बेटा? लिखो डेल्टा। सिंचाई की कुल गहराई। क्या लिखा? सिंचाई की कुल गहराई, है ना? पुस्तक में लिखना मिलीमीटर, सेंटीमीटर या मीटर। डेल्टा को काय में नाप सकते हैं अपन? मिलीमीटर, सेंटीमीटर या मीटर। कोष्टक बंद। सेंटीमीटर, मिलीमीटर, मीटर तीनों एक ही लंबाई गहराई को नापने की इकाइयां, है ना? अब इसका सूत्र भी लिखोगे क्या? डेल्टा बराबर एक सिंचाई की औसत गहराई गुणा सिंचाइयों की संख्या। नहीं लिखना है? मत लिखो, छोड़ दो। अरे कोई नहीं पूछता यार, आज तक नहीं पूछा, और क्या पूछेंगे? पर कैसे निकालते हैं? देखो मैंने निकाल के बताई ना तुमको। 5 सेंटीमीटर की 6 सिंचाई। तो यहां क्या कर लिया अपन ने? सिंचाई की गहराई एक सिंचाई की, और सिंचाइयों की संख्या 6 सिंचाई, बस। एक सिंचाई की औसत गहराई गुणा सिंचाइयों की संख्या। चले आगे, ऐसे निकालते हैं। अच्छा, बेस किसको कहा था अपने बेटा? जन्मदिन और अंतिम यात्रा के बीच की समय। अच्छा बताओ, डेल्टा किसको कहा? प्रश्न क्या आता है पता है तुमको? सिंचाई की कुल गहराई कहलाती है, बस इतना ही आता है। मिलीमीटर, सेंटीमीटर या मीटर में नापा जाता है। अब ड्यूटी थोड़ा कठिन काम है। ड्यूटी तो जिंदगी का सबसे कठिन काम है। तुम बोलो, समझा देता हूं। है? सच सच बताओ। टेंटेना देवी और सज्जनों, कल फिर मिलते हैं इसी समय इसी जगह। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। अच्छा चलो, इस ड्यूटी को बाद में समझेंगे। मुझे एक बात बताओ कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं? पक्का? और मिनट? हाँ, 1440 मिनट्स। और सेकंड? 86,000 सेकंड। अच्छा, एक क्यूमेक क्या होता है? एक क्यूमेक का मतलब होता है कि अगर किसी नहर से, बेटा ऑनलाइन वालों, वो हाथ का जो निशान है ना, वो हाई करने का नहीं है। हाँ, वो यूं सोचते हैं कि हाई करने का, ये हाई नहीं है बेटा, ये राइज हैंड का ऑप्शन है। वो जैसे ही क्लास में आते हैं, वो हाथ का निशान उनको लगता है अटेंडेंस वाला है, तो उस पर क्लिक कर देते हैं, हाय हेलो। वो निशान पे क्लिक करो, यहाँ से अगर टीचर एक्सेप्ट करता है तो उसकी आवाज अपने को सुनाई देगी, ऑडियो कॉल की तरह, है ना? समझे कि नहीं समझे? तो वो ऐसा ऑप्शन ऐप वालों ने दे रखा है कि अगर 2-4 बच्चे ही क्लास में, तो जिसके डाउट हो वो हाथ खड़ा करे, फिर उसका फोन कनेक्ट हो जाता है, वो पूछता है कि सर ऐसा ऐसा कैसे हुआ, फिर समझाते हैं। पर अपने यहाँ किसी काम का है नहीं, हर बच्चा बात ही करेगा फिर। हाँ, देवी और सज्जनों, चलो
तो एक क्यूमेक का मतलब क्या होगा कि किसी भी स्रोत से, किसी नहर से हर सेकंड में कितना पानी बह रहा है? 1000। 10 सेकंड में 10,000 लीटर, 1 मिनट में 60,000 लीटर, 1 घंटे में 36 लाख लीटर, और एक दिन में कितने सेकंड होते हैं? अगर एक क्यूमेक की गति से एक दिन पानी बहे तो कितना पानी आ जाएगा? 8 करोड़ 64 लाख लीटर। 8 करोड़ 64 लाख लीटर। देखो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 4 6 8 4 4, है ना? कितने दिन में? अगर ये नहर 100 दिन तक चलती है तो फिर और पानी आ जाएगा, और उससे कितने गेहूं की फसल तैयार होगी? फिर से समझा रहा हूं, क्योंकि तुम्हारी दिमाग क्या है, इतना जीरो जब देखता है तो वो लोड लेना बंद कर देता है। एक नहर है जो बह रही है, ये उसकी मर्जी बह रही क्यों है ना? अब डैम के मैनेजर ने कहा कि मैं इस नहर को केवल 100 दिन तक ही चलाऊंगा। कितने दिन तक? ठीक है, चला ले भाई, तेरा मन। तो मैं एग्रीकल्चर वैज्ञानिक लोगों को क्या सलाह दूंगा कि इस नहर के द्वारा कितने हेक्टेयर में गेहूं की खेती की जा सकती है? गेहूं की जगह अगर तुम गन्ना उगाने की कोशिश कर रहे हो तो कितना गन्ना उगाया जा सकता है? इसकी जगह चने लगाओगे तो कितना चना लगाया जा सकता है? ये अपने को पता लगाना है। किसके द्वारा? एक क्यूमेक की नहर बह रही है, कितने दिन तक बहेगी? वो जो पानी देगी उतने पानी में कितने हेक्टेयर की फसल तैयार की जा सकती है? तो अपन ने गिन लिया कि अगर एक दिन में 86,400 सेकंड होते हैं तो ये नहर एक दिन में इतना पानी दे देगी, 8 करोड़ 64 लाख लीटर। 10 दिन में 10 का गुणा, 100 दिन में 100 का गुणा। अब अपने पास पानी आ गया कि इस नहर ने 100 दिन में कुल मिला के इतना पानी दे दिया। मुझे यह भी तो पता होना चाहिए ना कि 1 हेक्टेयर का गेहूं उगाने के लिए कितना पानी लगता है? 500 मिलीमीटर या 50 सेंटीमीटर या 0.5 मीटर। तीनों संख्या एक है कि अलग अलग है? एक ही है। 1 हेक्टेयर में 1 सेंटीमीटर पानी देंगे तो कितना पानी होगा? अभी 2 दिन पहले ही पढ़ाया है। कितना होता है? 1 लाख लीटर। 1 हेक्टेयर में 50 सेंटीमीटर पानी देंगे तो 50 लाख लीटर। 1 हेक्टेयर में 1 मीटर पानी देंगे तो 1 करोड़ लीटर, और आधा मीटर देंगे तो 50 लाख लीटर। मतलब 1 हेक्टेयर का गेहूं तैयार करने के लिए कितना पानी चाहिए? 50 लाख लीटर। अगर मैं यहाँ 50 लाख का भाग लगा दूं तो मुझे पता चल जाएगा कि कितने हेक्टेयर का गेहूं होगा। कितना होगा? बोले नहीं, लगा के बताओ। चलो देखो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, अरे 100 दिन हो रहे हैं, है ना? इधर से काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6, क्या बचा बेटा? 8640/5, है ना? 1728। तुम करके देख लें। अब ये तो बड़ा कैलकुलेशन है कि छोटा कैलकुलेशन है? बहुत बड़ा है। तो साइंटिस्ट ने इस कैलकुलेशन को छोटा कर दिया। उन्होंने कहा कि डायरेक्ट निकालो, अगर ड्यूटी निकालना है तो B/V गुणा 8.64। इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, 8.64 B/V। अभी B क्या है? बेस मतलब जितने दिन नहर चलेगी वो अवधि है। ये काय में आएगी हमेशा? दिन में। ये V क्या है? पौधे की जल मांग है, पर ये जल मांग काय में है बेटा? ये मीटर में है। अब बताओ, वही सवाल करें वापस से कि यदि एक नहर 1 क्यूमेक की गति से 100 दिन चलती है तो बताओ कितने हेक्टेयर की गेहूं की फसल तैयार होगी? यदि गेहूं की 1 हेक्टेयर में 50 सेंटीमीटर या आधा मीटर पानी चाहिए। करो इसको हल, देखो कितने दिन नहर चली, कितना पानी चाहिए? जल मांग मीटर में 0.5, देखो यहां लिखा हुआ है। गुणा का करना है 8.64। मैं अगर ये दोनों जीरो उड़ा दूं या गुणा कर दूं तो यहां सीधे क्या आ जाएगा? बटे ये दशमलव हटाने के लिए मुझे क्या करना होगा? तो जो बड़ा कैलकुलेशन था उसको क्या कर दिया गया? छोटा। अब फिर से समझना है ना, ड्यूटी क्या है? कितने हेक्टेयर की फसल हम तैयार कर सकते हैं जब कोई नहर एक निश्चित गति से बह रही है? वो हेक्टेयर ही क्या कहलाएंगे? ड्यूटी। मतलब गेहूं के लिए इस नहर की ड्यूटी है 1728 हेक्टेयर। किसी ने कहा हम तो गन्ना उगाएंगे। भाई क्या उगाएंगे बेटा? लगा ले भाई गन्ना, तेरी मर्जी। अब गन्ने के लिए लगभग 2000 मिलीमीटर या 200 सेंटीमीटर या 2 मीटर पानी लगेगा। कितना लगेगा? तो 100 तो लिख दूं बेस। पानी कितना चाहिए? गुणा क्या कर दूं? 8.64 है ना? अब ये 2 जीरो कटेगी तो क्या हो जाएगा? 864/2, 432। अब बताओ, मैं किसानों को गेहूं लगाने की सलाह दूंगा कि गन्ना लगाने की सलाह दूंगा? अगर गन्ना लगाएंगे तो 4-5 किसान लगाएंगे, बाकी भजन करेंगे। और 100 दिन नहर में पानी जाएगा तो गन्ना वैसे भी नहीं लगाना है, क्योंकि उसको लंबे समय तक पानी चाहिए। तो फिर अपन अनाउंसमेंट करेंगे कि भैया प्लीज कोई भी गन्ना ना लगाएं, नहर सिर्फ 100 दिन तक ही चलेगी और आपकी फसल तैयार नहीं होगी। नहीं आया ना समझ में? समझना ही नहीं है। वो पूछता है कि ड्यूटी का सूत्र क्या होता है। मैंने कहा ना, इरिगेशन एक ऐसा चैप्टर है जिसका न्यूमेरिकल नहीं आता है। क्या आता है? सूत्र आता है। लिखो,
देखो 2020 में मैं राजस्थान आया ना, तो मैंने पढ़ाया बच्चों को। तो कुछ बच्चों ने कहा कि हमको समझ में नहीं आया। तो मैं जीएल सर और बाकी खान सर, एक दो फैकल्टी, साजिद सर, सब लोग बैठे। तो जीएल सर ने फिर पूछा मुझसे, सर आप सच में 10 साल से पढ़ा रहे हो? मैंने कहा हाँ। बोले आप सच में ऐसी कोचिंग में पढ़ाते थे जहाँ 3,000 बच्चे पढ़ते? मैंने कहा हाँ। बोले आपने इंग्लिश मीडियम शुरू करा आईसीआर? मैंने कहा हाँ। बोले फिर हमारे बच्चे क्यों नहीं पढ़ पाए? मैंने कहा आपके बच्चों को 1/2, 1/3 और 1/4 एक साथ पूछ लो तो आधे बच्चे फीस वापस मांगने आ जाए। तो सर ने कहा सर इनको सिर्फ पढ़ाना है, इनको समझाना। मतलब अगर आप लिख दोगे ना कि बेटा ये होता है ड्यूटी, क्या होता है ड्यूटी, एक होता है ड्यूटी, क्या होता है ड्यूटी, ये क्या लिखा बेटा? ड्यूटी। ड्यूटी का सूत्र क्या है? B/V 6.4। इसके बाहर कुछ नहीं आता, आज तक नहीं आया। ओके डन। ये बच्चे खुश। इनको समझा दिया कि नहर में पानी आएगा, गेहूं तैयार होगा, गन्ना तैयार होगा, कैसे होगा। आउट ऑफ सिलेबस पढ़ा रहे हैं। और मेरे पास दोनों तरह के बच्चे हैं, है ना, इसलिए मैं दोनों को पढ़ाता हूं। बहते हुए जल का मापन। बहते हुए पानी कैसे नापे बेटा? देखो मुझे एक बात बताओ, है ना, यहाँ पर 4 सूत्र पढ़ेंगे। कितने पढ़ेंगे बेटा? वैसे अपन चाहे तो 10 भी पढ़ सकते हैं, पर कोई फायदा, इसलिए कितने पढ़ेंगे? 4। एक शब्द आता है खुली नाली से जल का प्रसाव। अब देखो ये हिंदी जो है ना, ये भी अपनी समझ में पूरी पूरी नहीं आती। मुझे बताओ प्रसाव किसको कहेंगे? जैसे एक पाइप अपन पकड़े और उसको इधर दीवार की तरफ छोड़े, प्रति सेकंड वो जितना पानी फेंकेगा वही क्या है? तो जितना पानी एंड में पहुंचता है प्रति सेकंड, वही क्या कहलाता है? प्रसाव। चाहे नहर में से जा रहा है, चाहे नाली में से जा रहा है, चाहे नदी में से जा रहा है, चाहे पाइप में से जा रहा है, चाहे फवारों से जा रहा है, जो भी पानी प्रति सेकंड बाहर जा रहा है वो क्या कहलाएगा? प्रसाव। अब नहर भी खुली नाली है, नदी भी खुली नाली है, और जो सिंचाई की नालियां होती है वो भी खुली नालियां होती है। सब दूर से कितना पानी जाएगा वो कहलाता है। दूसरा पाइप में, और इस पाइप को शुद्ध हिंदी में कहते हैं कुलावा। ये पढ़ाते नहीं राजस्थान में, क्योंकि बच्चे डर जाते हैं ऐसी हिंदी देख के। जो बड़ी बड़ी पाइपलाइन होती है, जैसे सलूम्बर से उदयपुर पानी आ रहा है, तो 3 इंच का पाइप होगा क्या? बड़ा पाइप होगा गोल वाला, वो पुलिया के नीचे लगता है ना। जब पूर आता है तो अपन क्या देखते हैं कि इधर से तो भरपूर पानी आ रहा है, और दूसरी तरफ से आधा पाइप भर के पानी आ रहा है। भले पुल के ऊपर पानी निकल रहा तो भी पूरा पाइप भर के पानी नहीं आ रहा, क्योंकि वो जो एयर का प्रेशर बनता है आधा पाइप बीच में से खाली रह जाता है ना। इस कारण से इसका सूत्र लिखना पड़ेगा। तीसरा होता है वी नोच। वी नोच समझते हो तुम लोग? कैसे समझते हो? देखा है तुमने कभी? सच बताओ, कहां देखा है? हाँ, बोर्ड पे। चलो, तो अपने पास कितनी व्यवस्थाएं हैं? जैसे मान लो अपन कहीं गए, अपन डैम के किनारे खड़े रहे और वहां गेट खुले, नहर में पानी जाता, अचानक मन में ख्याल आता है बाप रे कितना पानी होगा। तो मेरे पास आना, मैं बता दूंगा। कैसे बताएंगे? देखो, जितना भी पानी निकलता है उसको लिखते हैं क्यू। क्या लिखते हैं बेटा? क्यू बराबर ए इंटू वी। क्या करना है? ए का मतलब होता है क्षेत्रफल, उस नाली का क्षेत्रफल कितना है ना। मान लो नहर ऐसी है तो उसकी गहराई गुणा चौड़ाई 1/2 करेंगे, क्या आ जाएगा? उसका क्षेत्रफल आ जाए। ठीक है, नहर की चौड़ाई और गहराई में 2 का भाग लगा देंगे, क्षेत्रफल। गुणा काय में करना है? उस पानी की स्पीड नापना है, जैसे 1.5 मीटर प्रति सेकंड। सर पानी की स्पीड कैसे नापेंगे? तो इसके लिए भी अलग अलग यंत्र आते हैं। सबसे अच्छा काम में आता है यंत्र फ्लोट। टेबल टेनिस की बॉल है, थर्माकोल है, लकड़ी का टुकड़ा है जो पानी पे तैरते हैं। अपन यहाँ खड़े हो जाएंगे, हरे राम काका 50 मीटर दूर खड़ा कर देंगे और कॉल पे बात करेंगे कि मैं यहाँ से एक बॉल फेंक रहा हूँ। स्टॉप वॉच ऑन कर लेंगे, वो कहेंगे बस पहुंच गई। देख लेंगे 50 सेकंड में 50 मीटर पहुंची तो 1 सेकंड में 1 मीटर। अगर 25 सेकंड में पहुंच गई तो 1 सेकंड में 2 मीटर। तो ऐसे करके नाप लेंगे। तो उसका क्षेत्रफल और उसकी गति का गुणा कर देंगे, अपने पास क्या आ जाएगा बेटा? फिर समझाने लग गया ना, मेरी दिक्कत ये है। खुली नाली से जल का प्रसाव कैसे निकालते बेटा? क्यू बराबर ए इंटू वी। अब कोई पाइप है, इससे जल का प्रसाव कैसे निकालते? CA√2GH। वी नोच का सूत्र क्या है? क्यू बराबर 0.0138 इंटू एच टू द पावर 5/2। और इसका सूत्र क्या है? क्यू बराबर 0.0184 इंटू एल इंटू एच की घात 3/2। अब इसमें से सिर्फ वी नोच ही वी नोच आता है हर बार, और सिर्फ सूत्र आता है। संख्या इसकी जगह ये लिख देता है, 5/2 की जगह 3/2 लिख देता है। बस इतना ही याद करना है। ठीक है, अब समझना चाहते हो तो समझो, नहीं समझना चाहते हो तो नहीं समझो। चलो लिख लो, लिख लो, लिख लो। ये फिर बहुत बड़ा हो जाएगा बेटा, एक चैप्टर इसी का हो जाएगा। अगर एच एल कैसे करते हैं, क्या करते हैं, वो अपने सुपरवाइजर के लेवल से बहुत बाहर का मामला।